हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरवण लेक्चरर पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न पड़े हुए हैं, तो चलिए गणित पढ़ें मिलिंद मिश्रा के साथ। मैं आपको सरवण लेक्चरर ई लर्निंग प्रोग्राम में गणित की शिक्षा दूंगा और सारे सब्जेक्ट की शिक्षा सरवण गोस्वामी सर आपको देंगे। मैं सिर्फ आपको गणित पढ़ाने आऊंगा। तो चलिए, पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं आपको किस विषय के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, तथा आपके सिलेबस को दिखा देता हूं कि बोर्ड परीक्षा में जो कोरोना वायरस के कारण 30% सिलेबस कम हुआ है वो क्या क्या है। तो चलिए, मैंने नई विद्या लाई थी तो उसमें ये लिखे हुए हैं सारे सिलेबस कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, ये अभ्यास में पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें पढ़ने हैं। द्विघात समीकरण भी हमें पढ़ना है। त्रिभुज भी हमें पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति भी हमें पढ़ना है। इन सभी विषयों को हमें पढ़ना है। त्रिकोणमितीय परिचय हमें पढ़ना है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी हमें पढ़ने हैं। रचनाएं चैप्टर भी हमें पढ़ना है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल भी पढ़ना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी पढ़ना है। सांख्यिकी भी पढ़ना है। सांख्यिकी भी हमें पढ़ना है। इतने चैप्टर हमें आज पढ़ने हैं। तो ये सारे चैप्टरों की जानकारी आपको सिर्फ सरवण लेक्चरर टीवी पर मिलेगी। ऐसा सरवण लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। इस तरह कोई भी चैनल आपको गणित के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं बताएगा। आज मैं आपको वास्तविक संख्याएं और दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न चलिए देखते हैं मिलिंद मिश्रा के साथ। ये पहला प्रश्न आपका है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, या रूप होता है, क्या होता है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा एक एक नंबर के आते हैं। आज मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा, इसलिए चिंता ना कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में जो लास्ट में मैं बताऊंगा कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लास्ट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे देख लीजिएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई है। पाई क्या है। तो पाई एक ऑप्शन दिए हैं, एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है। अपरिमेय संख्या। पूछिए क्यों। कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई का मान होता है 22/7 और वो सोचते हैं 22/7 परिमेय संख्या है तो पाई भी परिमेय संख्या होगी और परिमेय संख्या पर टिक लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। पाई का मान जो पाई का मान है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22/7 क्या है। देखिए, मैंने वो भी प्रश्न डाल दिया है अपने मन से कि जिससे आप सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो 22/7 क्या है। अपरिमेय संख्या ऑप्शन में है, परिमेय संख्या ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। कई स्टूडेंट इस प्रकार भी होते हैं कि वो जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है तो वो सोचते हैं दिमाग में कि जब पाई अपरिमेय संख्या है तो उसका मान भी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसा करना उनका गलत हो जाता है और उनका अंक कट जाता है।
इसलिए जब भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए कि 22/7 क्या है तो आप टिक करेंगे परिमेय संख्या, और यदि पूछा जाए कि पाई क्या है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बताया। अब चलिए नेक्स्ट और कई प्रश्न हैं, उनके बारे में भी हमें जानना है, उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। तो 15, 18, 24 का लासा ऑप्शन में है 90, 120, 240, 360। तो आप सभी कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं कि लासा कैसे निकाला जाता है, आप जानते होंगे। चलिए इसका लासा निकालते हैं। तो इसका लासा 15, 18 और 24 का लासा जब एलसीएम हम निकालेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। पहले हम इसे 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 9, फिर 6 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे और फिर यहाँ पर 15, यहाँ पर 9 ही रहेगा और इस पर 3 हो जाएगा। फिर इसे हम 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, 3 3 9, 3 1 9 3, फिर 3 से जाएगा एक बार तो 5 यहाँ रह जाएगा और 1 1, फिर 5 से देंगे बस 1 कट जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा। अब इन सबका हम आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इसका एलसीएम आएगा हमें, जब हम इसे आपस में गुणा कर लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 360। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। ये भी एक अंक के प्रश्न इस तरह आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए इन्हें तो आप हल ही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तब क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा, बुक में है कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। तो इनका ऑप्शन ए सही होगा। तो मैंने आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे और भी कई वीडियो आएंगे गणित की, वीडियो को पूरा देखिए तथा मैं चाहता हूं आप इसमें लगभग 3000 लाइक तक पहुंचाइए इस वीडियो को, तभी हमारा मन लगेगा आपको पढ़ाने में, हमें आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और हमें पढ़ाने में भी। तो चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चलते हैं। अब आ गए हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अब लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा देखिए, लास्ट वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि मैं आपको कुछ थ्योरम बता दूं इसका कि क्या होता है, तब आप उस प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं वो दोबारा देख ले, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ थ्योरम देखेंगे। जैसे है कि यदि परिमेय संख्या x बराबर p/q का दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब हर q का गुणनफल 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में होगा। यानी यदि कोई संख्या तभी परिमेय संख्या होगी जब उसके हर का गुणनफल 2 और 5 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे इसका एक उदाहरण दे देते हैं कि 4/25 लिखा है, समझ लीजिए 4/25 लिखा है, तो इसका हर का गुणनफल 4/25 क्या है, 5 गुणे 5। तो इसमें देखिए ये 5 की पावर में है, यानी कि इसमें 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 2 है, यही तो है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 5 25, ये आएगा 25। ओके, तो जिसका हर 2 की पावर m, ये देखिए, और 5 की पावर n के रूप में होगा, वही संख्या परिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो केवल उसके एक हल होंगे और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ये थ्योरम जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसे नहीं जानेंगे आप सवाल आगे हल ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसी शिक्षा सिर्फ श्रवण लेक्चरर टीवी पर ही उपलब्ध है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमें भी कुछ लाभ हो। जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है, जिससे
हमारा मन लगता है और भी पढ़ाने का तथा और भी वीडियो बनाने का, इसलिए लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। चलिए ऑप्शन है कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो उसके केवल एक हल होंगे और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगला थ्योरम है कि यदि A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2, B1/B2 बराबर है C1/C2 की, यदि A1/A2 ध्यान से सुनिए और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के तो उसके कोई हल नहीं है तथा रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। नेक्स्ट थ्योरम है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के है तो उसके अनंत हल होंगे तथा रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। तो इतने थ्योरम मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिए हम इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो इसके लघुत्तरीय प्रश्न चलिए अब देखते हैं अगली स्क्रीन पर। तो ये पहला लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ये पहला लघुत्तरीय प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 एवं 225 का महत्तम समाप वर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समाप वर्तक क्या होता है, कई स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6 से, कई लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो वो महत्तम समाप वर्तक नहीं जानते हैं। वो क्या जानते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये HCF ही हिंदी में महत्तम समाप वर्तक कहलाता है, इसलिए इसका नाम देखकर घबराइए मत। चलिए सवाल हल करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 एवं 225 का महत्तम समाप वर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्नों को, ये पहले अभ्यास के प्रश्न है पहले पाठ के, इसे आपने हल किया होगा। चलिए मैं आपको हल कर कर बता रहा हूं, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि 135 और किसका ज्ञात करना है एवं 225 का, किसका, 225 का। अब देखिए यहां पर कौन सा बड़ा है, बड़ा क्या है। पहले आप जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन में एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो उसमें एचसीएफ इस तरह निकाला जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में निकाला जाता है एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका पहले हम निकालेंगे। तो पहले देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि 225 बड़ा है 135 से, 135 छोटा है। तो यहां पर a बराबर हो जाएगा 225 और b बराबर जो होगा वो होगा 135। समझे। अब हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, क्या लिखेंगे, या ये लिख दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर, तो जिसमें हम इसका प्रयोग करेंगे तो a बराबर 225 है और मैंने आपको बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होते हैं सभी। तो इसी रूप में लिखेंगे तो a का मान a की जगह पर रख देंगे। तो 225 का मान 225 a की जगह पर रख देंगे और बराबर लगा देंगे b की जगह पर क्या लिख देंगे 135। अब देखिए जब आप 135 से 225 को भाग देंगे, 135 को जब आप 225 से, मतलब 225 को जब आप 135 से भाग देंगे तो दुन्ना तो जाएगा नहीं, एक जाएगा, तो 135 बचेगा और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9 बचेगा। ओके। तो देखिए यहाँ पर 1 ले जाना है और क्यों, इसका क्या है, भागफल है। तो यहीं पर 1 लिख देंगे और प्लस जितना शेषफल बचेगा वो r क्या है, शेषफल है। इसमें r शेषफल है, क्यों, भागफल है, b भाजक है और ये भाज्य है। समझे। तो यहां पर प्लस 90 हो जाएगा। अब फिर हम लिखेंगे कि भाजक बराबर
भाजक क्या है? भाजक है 135 तथा शेषफल क्या है? 90 है। अब फिर आप ऐसे लिखेंगे कि 135 एवं 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो ऐसे लिखेंगे 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग लिखिए या प्रमेयिका से लिख दीजिए, समझे। अब फिर ऐसे लिखेंगे, अब यहां a बराबर 135 हो गया और b बराबर 90 हो गया, तो a की जगह पर हम लिख देंगे 135 बराबर 90। अब 90 से 135 को भाग दीजिए तो दुगना जाएगा नहीं, एकन्नम जाएगा, यहाँ पर 90 और बचेगा यहाँ पर 45। तो यहाँ पर फिर से हम 1 क्यू की जगह 1 और प्लस आर शेषफल कितना बचा? 45, इतना बचा। अब फिर हम लिखेंगे ऐसे ही कि भाजक क्या है हमारा? भाजक बराबर है 90 और शेषफल बराबर है 45। ओके, समझ में आया? अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से या प्रयोग करने पर आप लिख सकते हैं। अब चलिए फिर से, यहां पर a बराबर 90 हो गया, b बराबर 45 हो गया, तो यहां पर 90 बराबर 45। अब 45 को जब हम 90 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 45 दूनी 90 होता है। ओके, तो यहां पर 2 से गुणा करेंगे और शेषफल 0 आया है, तो यहां पर 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर जो आएगा वो हमेशा भागफल ही आता है, तो भागफल क्या है? 45, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 45। तो ऐसे लिख देंगे कि शेषफल, लिख देंगे शेषफल बराबर 0, अतः HCF बराबर 45। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। थोड़ा लॉन्ग था क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा लगा। देखिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस क्वेश्चन के हल को ऐसे दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूसरा प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। क्या निरूपित करते हैं? संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो चलिए इसके प्रश्नों को हम देखते हैं, हल करते हैं। और लास्ट वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए। जो प्रश्न ना समझ में आए कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा। चलिए, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x प्लस के वाई इक्वल टू -16 संपाती रेखाएं होंगी। तो इसका चलिए हल करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं ये समीकरण क्या है। समीकरण क्या है? समीकरण है कि 3x माइनस वाई, अब ये प्लस इधर है तो इसे इधर कर देते हैं, बराबर -8। इधर प्लस था, उधर गया माइनस हो गया। सवाल हल करते समय सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है कि ये जो है ये अगर बराबर के उस पार है तो बराबर के उस पार दूसरा समीकरण भी हो, अगर इस पार है तो दूसरा भी समीकरण भी ऐसा ही हो।
मतलब दोनों की कंडीशन एक तरह होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट है, ये आपका पहला समीकरण दिया हुआ है और नेक्स्ट समीकरण है कि 6x माइनस के वाई इक्वल टू -16 दिया हुआ है। ये आपका दूसरा समीकरण है। ये आपका क्या है? दूसरा समीकरण। अब इसमें कह रहा है के के किस मान के लिए संपाती रेखाएं निरूपित होंगी? संपाती रेखाएं, तो पहले हम इसमें ए बी सी का मान लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए a1 क्या है? a1 बराबर 3 है और a2 बराबर क्या है? 6 है। गुणांक x तो गुणांक है, मतलब x का गुणांक 6 है, तो x लिया नहीं जाएगा, ये बीजीय अंक है, 6 लिया जाएगा। अब देखिए b1 बराबर क्या है? ये माइनस में है और जहां कोई भी संख्या नहीं होती वहां आप जानते हैं क्या होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। और b2 बराबर है -k। अब देखिए c1 बराबर 8 है और c2 बराबर -16 है, तो c1 बराबर -8 ये देखिए और c2 बराबर -16 होगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये संपाती रेखाएं क्या दे दिया, तो आपको अभी मैंने एक स्थिति बताई है। ये देखिए, ये मैंने बताई थी कि संपाती कब होती हैं रेखाएं, जब a1 बराबर a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर होगा c1 अपान c2 के, तब उसके अनंत हल होंगे तथा रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। तो रेखाएं तब संपाती होती हैं जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 के होगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें आप यही कंडीशन लिख दीजिए कि इसकी कंडीशन होगी a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के और बराबर होगा c1 अपान c2 के। यही इसकी कंडीशन बनेगी। अब चलिए इसे हल करते हैं। a1 अपान a2, a1 क्या है? 3 है, ऐसे लिख देंगे, और a2 क्या है? 6 है। फिर बराबर लिखकर b1 क्या है? -1 है और b2 क्या है? -k है। फिर c1 क्या है? -8 है और c2 क्या है? -16, जो कि आपस में क्या है? बराबर है तीनों। यही तो बताया गया है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 के है। अब इसमें हम किन्हीं दो कंडीशनों पर इस सवाल को हल करेंगे। चाहे आप इसे पहला मान लीजिए, इसे दूसरा मान लीजिए, इसे तीसरा मान लीजिए, तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपको पहले दूसरे में हल करना है तो लिखेंगे पहले व 2 से, 1 व 2 से, ऐसे लिख देंगे। और फिर आप इसे हल करेंगे तो यहां पर देखिए 1 ये है और 2 ये है, तो 3/6 ये हो जाएगा और -1 अपान के ये हो जाएगा। इसका त्रियक गुणा हो जाएगा। त्रियक गुणा होने पर ये माइनस का चिन्ह यहाँ था, गलती से हो गया, तो ये हो जाएगा -3 के इक्वल टू, और ये 6 है और 6 में -1 का गुणा होगा तो -6 आएगा, समझे। और अब देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस कट गया। अब क्या बचा? 3 के बराबर 6, तो के बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतर होने पर गुणा भाग में बदल जाता है। यहाँ ये गुणा था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो 6/3 और इसका आंसर आएगा 3 दूनी 6, 2 आएगा। तो यानी कि के बराबर क्या प्राप्त होगा हमें? 2। के बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह आप 1, 3 भी ले सकते हैं, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप 1, 3 लेकर भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तथा कई बार आ चुका है और लड़के इसी में फंस जाते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैंने कहा है कि पूरा वीडियो देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 3x + 2ky इक्वल टू 2ky इक्वल टू 2 तथा 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0 द्वारा दी गई जाने वाली संख्याएं परस्पर समांतर हो तो k का मान क्या होगा। यानी कि पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? 3x + 2ky, यही तो दिया हुआ बराबर 2, ये आपका पहला समीकरण दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ है 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है?
दूसरा समीकरण है। तो इसमें कह रहा है कि यदि 3x, क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़िएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि 3x प्लस 2ky बराबर 2 है और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 है। तो इसमें पहले आप उसी तरह जिस तरह इसके पहले वाला प्रश्न आप हल किए हैं उसी तरह लिख लेंगे। a1 क्या है, इसमें a1, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है और c2 क्या है। तो देखिए इसमें a1 क्या है, इसमें a1 क्या है, a1 देखिए 3 है और a2 क्या है, 2 है। b1 क्या है, 2k है, b2 क्या है, 5 है, c1 क्या है, 2 है, c2 क्या है, 0 है। ये आपका हो गया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें कह रहा है कि रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। तो आप पहले समझिए कि समांतर कब होती हैं। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत में बताया था कि रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो उसके कोई हल नहीं होंगे तथा रेखाएं समांतर होंगी। तो जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहां पर वही कंडीशन हम लिख लेंगे। कंडीशन वही है कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। तो इसमें देखिए जब बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो ये कंडीशन से हमारा सवाल नहीं हल होगा। सिर्फ हमें हल करना है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 के। तो देखिए a1 क्या है, 3 ये, और a2 क्या है, 2, और बराबर b1 क्या है, 2k, और b2 क्या है, 5। अब इसे हल कीजिए, 3 गुणा करा दीजिए आपस में। ये 5 के पहले ये 2 दुनाई 4 के हो गया, और 5 के 15 हो गया। ओके, अब इधर ये गुणा था, जब इसे पक्षांतर किया तो k बराबर 15/4 हो गया। क्या हो गया, 15/4। और ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ये लगभग 3 नंबर का प्रश्न आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इसे अच्छे से पढ़िएगा। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं आपको, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में अच्छे से शेयर कीजिए। और बोर्ड परीक्षा आ रही है तो दिमाग पर डोज ना दीजिए, ध्यान से पढ़िए, ज्यादा डोज देकर ना पढ़िए, फ्री माइंड होकर पढ़िए। और हमारे पूरी वीडियो को देखिएगा और आने वाले जितने वीडियो भी हैं उतने भी देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपके पास हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्नों को तथा कई और वीडियो आने वाले, त्रिकोणमिति, इन सब पर भी वीडियो बनेगा, इसलिए चिंता ना कीजिए। आप सिर्फ सर्वन लेक्चरर ई लर्निंग प्रोग्राम से पढ़ेंगे तो आपके अधिकतर मतलब आप 85% के ऊपर अंक लेकर आएंगे। कितना, 85%। 85% आप पा जाएंगे। अगर आप सर्वन लेक्चरर टीवी से पढ़ते हैं तो आपको 85% अंक मिल जाएगा। और गणित की क्लास अब हर दूसरे दिन आपके पास पहुंची रहेगी, आप चलेगी, और आप पढ़िए ध्यान से। 85% अंक से ज्यादा अंक लाइए तथा अच्छे अंक प्राप्त कर हमें बताइए। जो विद्यार्थी हमारे सर्वन लेक्चरर टीवी से अच्छा अंक लाएगा उसका नाम हमारे वीडियो में लिया जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा में आप, हमारी कामना यही रहेगी कि आप अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें तथा सर्वन लेक्चरर और अपने विद्यालय, अपने जिले और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। और फिर और भी वीडियो आने वाला है, इसलिए फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो के साथ, मिलन मिश्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।